होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज अंडर द नेम ऑफ विमेंस राइटिंग। ठीक है, हम जो न्यू सीरीज जो न्यू सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है विमेंस राइटिंग। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी टिल टुडे जो वुमन का रोल था इन द लिटरेचर, इन द कल्चर, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू देयर राइटिंग वो क्या है। इस सब्जेक्ट की अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से एक वुमन ने अपनी राइटिंग स्टार्ट की। उसने थ्रू हिज राइटिंग, थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरी स्टीरियोटिपिकल इमेजेस ऑफ सोसाइटी, अपनी आइडेंटिटी को उसने शो किया, उसने रिप्रेजेंट किया अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को थ्रू लिटरेचर, थ्रू हिज राइटिंग, थ्रू हर राइटिंग बेसिकली। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि एक द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमन इन कॉन्टेम्परेरी फेमिनिस्ट थेरी, और इसके अलावा वुमन की जो कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर के अंदर, कल्चर की कंस्ट्रक्शन के अंदर उनकी क्या होती है। ठीक है, और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जैसे आप बात करते हैं विमेंस राइटिंग, यानी वो राइटिंग जो एक वुमन ने की, तो इसके अंदर हम वो सारी ही राइटर्स, फीमेल राइटर्स डिस्कस करते हैं जिनका रोल रह चुका है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, लिटरेचर के अंदर। ये जिन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू अपनी रेजिस्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द स्टीरियोटिपिकल कंस्ट्रक्टेड इमेज ऑफ सोसाइटी एज वुमेन एज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो उनके खिलाफ उन्होंने बात की अपनी राइटिंग्स के अंदर। नो डाउट ये जो सारी राइटर्स हैं ना, फीमेल राइटर, वो बात करती है अपने राइट्स के बारे में, ठीक है ना। लेकिन कुछ फीमेल राइटर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये बात स्टार्ट की थी, यानी जिनसे हमें ये जो विमेंस राइटिंग देखने को मिलती है, जैसे कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हो गई, तो उसका जो नाम है वो लिए बगैर हम वुमेंस राइटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे उसके अंदर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि विमेंस राइटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। वो राइटिंग जो एक फीमेल यानी एक वुमन ने की, ठीक है, जिसके अंदर वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी रिप्रेजेंटेशन को, और किस तरीके से एक क्रूशियल रोल वो प्ले करती है इन द सोसाइटी, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, अपनी राइट्स, अपने फ्रीडम, ठीक है ना, ये उनकी बात करती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक। Mary Wollstonecraft basically was one of those earliest writers, female writers, who play an important role in the construction of feminist theory। ठीक है, इनका जो टाइम स्पैन है वो स्टार्ट होता है 1759 से एंड इट एंड्स विद द ईयर ऑफ 1797। ठीक है, ऑलमोस्ट 38 ईयर्स तक वो जिंदा रही हैं। अगर हम इनकी बात करें तो जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है ये एज ऑफ रीज़न से बिलोंग करती है, वो एज जिसके अंदर लॉजिक, इंसान की इंटेलेक्चुअलिटी, इंसान की रीज़न, इनलाइटनमेंट की बात होनी शुरू हो गई थी, ये उन एज से बिलोंग करती है, यानी 18th सेंचुरी से ये बिलोंग करती हैं। ये एक बहुत ही फेमस ट्रांसलेटर, फेमिनिस्ट राइटर है। इसके अलावा इन्होंने नॉवेल्स भी लिखी, इन्होंने ट्रीटाइस भी लिखी, वुमेन की राइटिंग के लिए बात भी की, ये सब कुछ है हमें यानी ये राइटर हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ये एक अर्लीस्ट, यानी हम कह सकते हैं वेरी फर्स्ट राइटर ऑफ फेमिनिज्म हमें ये देखने को मिलती है। इन्होंने अपना वर्क लिखा था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन। उसके अंदर बेसिकली इन्होंने फीमेल के राइट्स के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द सोसाइटी बात की थी। बट ये जो है ना, इन्होंने, ये वो राइटर हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो जिंदा रहीं, लेकिन इनकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे ना वो बहुत ही वर्स्ट थे। स्पेशली ये एक मेल डोमिनेट सोसाइटी में इन्होंने बहुत कुछ फेस किया। जस्ट एज सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका फादर थे, वो अब्यूसिव फादर थे, ठीक है, और एक अल्कोहल का वो यूज़ करते थे। उनकी फादर और मदर के दरमियान रिलेशंस अच्छे नहीं थे, जिन्होंने इनकी लाइफ पे बहुत डीप इम्पैक्ट किया। फिर बाद में इनकी जो अपनी लाइफ थी, ये एक रिस्ट्रिक्टेड सोसाइटी में रहती थी। और फिर हम देखते हैं कि इनके फाइनेंशियल क्राइसिस भी इन्होंने फेस किए, और इन्होंने 2 मरतबा सुसाइड अटैम्प्ट्स भी की, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि जब वो ऑन गोइंग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में यानी उनके बारे में लिखने के लिए वो जब फ्रांस गई, देन शी फॉल इन लव विद गिलबर्ट इमले, और उनके यानी गिलबर्ट इमले और इनकी फिर एक डॉटर हुई विद द नेम ऑफ फ्रांसिस। लेकिन जो गिलबर्ट इमले ने इन्हें छोड़ दिया था। फिर ये जो इल फेटेड लव है ना, इन्होंने भी इनकी लाइफ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ा, जो हम देखते हैं कि किस तरह वो शो करती है दिस लव, दिस इल फेटेड लव इन द फॉर्म ऑफ कि किस तरह ये जो सोसाइटी है वो फीमेल की सेक्सुअल डिज़ायर्स को यूज़ करती है, यानी इम्पोज्ड फीमेल सेक्सुअल डिज़ायर्स को इन अ वेरी नेगेटिव सेंस में जो यूज़ करती है, यानी ये सब कुछ हमें यहाँ से देखने को मिलता है। फिर हम
हम देखते हैं कि इनकी शादी होती है विलियम गॉडविन से, जो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। लेकिन जो विलियम गॉडविन हैं वो इनके साथ रहे, उनके विलियम गॉडविन एंड मोली मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, एंड दे हैड अ डॉटर विद द नेम ऑफ मैरी शेले। जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है ना, इनकी जो डेथ हुई थी वो चाइल्ड लेबर पे हुई थी, यानी इनकी डेथ हो गई थी चाइल्ड बर्थ पे। और जो चाइल्ड था वो बेसिकली एक गर्ल थी, मैरी शेले। फिर बाद में जो राइटर बड़ी होके बनती है फ्रैंकेनस्टाइन की, ठीक है। अब ये जो मैरी शेले है ना, ये शी वाज आल्सो द वाइफ ऑफ पीबी शेले, जो रोमांटिक राइटर हैं। अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब हम इनके लिटरेरी करियर की बात करते हैं। इनका जो फर्स्ट वर्क हमें देखने को मिलता है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1784 अंडर द नेम ऑफ थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर। यानी हम देखते हैं कि जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है ना, उन्होंने जितनी भी राइटिंग्स की है ना, हिज ऑल राइटिंग इज अबाउट वुमन, ठीक है ना। वो वुमन के राइट्स के लिए, सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट जाके वो बात करती है। नो डाउट कि इन्होंने बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस किया था, नॉट फ्रॉम द हैंड ऑफ मेल बट फ्रॉम द हैंड ऑफ फीमेल एट द टाइम, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फीमेल राइटर्स ने भी इनकी, यानी हालांकि उन्हें इनका साथ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इनके खिलाफ बात की। एनी हाउ, नेक्स्ट हम इनका वर्क देखते हैं 1788 में जो पब्लिश हुआ, मैरी अ फिक्शन के नेम से, जो इनकी एक नॉवल थी। फिर इनके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आते हैं, in which the first one is Vindication of the Rights of Men, and the second one is that was published in 1792, A Vindication of the Rights of Women, ठीक है। चूंकि जो हम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का हम इसके अंदर विमेंस राइटिंग के अंदर हम पढ़ेंगे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का जो वर्क है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन, ठीक है। तो उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं, यानी ये जो वर्क है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन, तो ये एक फ्रेंच पॉलिटिशियन थे चार्ल्स मॉरिस। उन्होंने अपना एक रिपोर्ट सबमिट करवाई थी इन द फ्रेंच नेशनल असेंबली, और उस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली उन्होंने एजुकेशन फॉर मैन के लिए बात की। और ये जो वुमन की जो एजुकेशन उन्होंने प्राइवेट लेवल यानी होम के लेवल तक रख दी थी। और उनके रिस्पॉन्स में जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपना वर्क लिखा अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन, ठीक है, जिसके अंदर वो बेसिकली बात करती हैं वुमेन के राइट्स के बारे में, उनकी फ्रीडम के बारे में, उनकी एजुकेशन फॉर ऑल की बात करती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले वर्ड बोला वुमन, WOMAN, ठीक है, ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है वुमन यानी सिंगल के साथ। फिर मैंने वर्ड बोला विमन, WOMEN, ये विमन होता है इसकी यानी प्लूरल के साथ जब MEN लगा दे। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड बोल रही हूँ वुमेंस राइटिंग, विमेंस राइटिंग, यानी WOMEN के साथ में अपोस्ट्रोफी वाला विमेंस राइटिंग बोल रही हूँ, ठीक है ना। अब ये ना समझ लीजिएगा कि जो वुमन की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो तो विमन होती है, तो आप विमेंस की बोले, लेकिन ये अपोस्ट्रोफी वाला मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, जो काके के लिए यूज़ हो रहा है। एनी हाउ, हम देखते हैं फिर इनका वर्क हमें देखने को मिलता है द रॉन्ग्स ऑफ वुमन, जो कभी भी फिनिश नहीं हुआ था। यानी जब इनकी मैरी शैले की बर्थ हुई और इनकी डेथ हुई, तो ये वर्क ये लिख रही थी। फिर इनकी डेथ हो गई, फिर बाद में इनका ये जो वर्क है वो पब्लिश करवाया इनके हस्बैंड ने, जिनका नाम था विलियम गॉडविन, ठीक है। अगर हम इनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो इनका राइटिंग स्टाइल, मैंने आपको बताया कि सारा ही राइटिंग स्टाइल फेमिनिस्ट एक वुमन के राइटिंग के राउंड अबाउट घूमता है। वो एक वुमन यानी एक वुमन की पर्सनल फ्रीडम की वो बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी पे बेस करती है इनकी सारी राइटिंग, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारा क्रिटिसिज्म में फेस किया। इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे सोशल पॉलिटिकल इशूज़ को इन्होंने हाईलाइट किया अपने वर्क्स के अंदर, जैसे कि विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा इन्होंने शो की रीज़न को, रैशनैलिटी को अपने वर्क्स में शो करती हैं रादर देन इमोशंस को। रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन, तो उसकी वेरी फर्स्ट जो स्टैंसा होता है उसी के अंदर वो बात कर रही हैं कि जो मैं बताती हैं कि जो मैं ये वर्क करने जा रही हूँ ये एक अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट द रूल ऑफ सोसाइटी, अगेंस्ट द मैन कंस्ट्रक्टेड प्रेजुडिस, ठीक है। फिर वो बात करती है एक बहुत ज़्यादा हार्श फिलोसफर, यानी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं पॉपुलर जो फिलोसफर थे रह चुके हैं, जैसे कि रूसो हो गया, बर्ग्स हो गया, ठीक है, बहुत जिनके कंजर्वेटिव आइडियाज़ हैं उनको लेके उनकी ट्रीटाइज को, उनकी रिपोर्ट्स को, उनके सारे उन्होंने जो लिखा अपनी नेशनल असम्बलीज़ को, उन्होंने जो भी राइट्स के लिए बात की, ये उनके खिलाफ जाके उनको जवाब देती हैं अपने वर्क्स में, ठीक है, ये इनकी स्पेशलिटी। अच्छा, तो हम देखते हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का इंट्रोडक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड किया है रूसो के आइडियाज़ अबाउट वुमन, ठीक है ना। जो एक विमेन के बारे में रूसो के जो आइडियाज़ है ना, हमने उसको डिस्कस करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हम जो बात करने जा रहे हैं विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, तो उसके अंदर वो रूसो के आइडियाज़ को बात करती हैं। हम देखते हैं कि जो रूसो है वो क्या बात करते हैं, क्या उनके आइडियाज़ थे अबाउट द राइट्स ऑफ अ वुमन।
तो रूसो ने जैन जैक्विस रूसो ने बेसिकली बात की, उन्होंने अपना वर्क लिखा एमिली एंड ऑन एजुकेशन। ये दो इनके वर्क्स हैं जिनके अंदर उन्होंने बात की है द राइट्स ऑफ अ वुमन। उनके लिए उसके अंदर वो बताते हैं कि जो वुमन है ना, उसको इक्वल राइट्स की ज़रूरत नहीं होती, कि वो इक्वल राइट डिजर्व नहीं करती, और हर सिचुएशन में उन्हें रिलाई करने की ज़रूरत होती है ऑन मैन, क्योंकि वो लेस रैशनल होती हैं। वो बात करते हैं कि जो मैन है ना, उसे अपनी डिज़ायर्स पूरे करने के लिए वुमन की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैन है वो वुमन के बगैर वो जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, यानी सर्वाइव नहीं कर सकता। जबकि जो वुमन है उसे अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए भी मैन की ज़रूरत होती है, और वो मैन के बगैर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी जो मैन है वो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट अ वुमन, लेकिन एक वुमन है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, फिर वो बात करते हैं कि जो वुमन होती है ना, उनका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है इन अ सोसाइटी, वो एक वाइफ और मदर का होता है, इसलिए उन्हें कोई भी ना फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। यानी उन्हें एजुकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई भी इस तरह फॉर्मल या रीजन बेस्ड इंटेलेक्चुअल बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें जस्ट चाहिए कि वो एज अपना रोल प्ले करें इन अ सोसाइटी एज अ वाइफ एंड द मदर एंड एज अ मदर, और अपनी बेटियों को सिखाए दैट हाउ दे अट्रैक्ट, हाउ दे मेक देम सेल्फ वेरी ब्यूटी, तो ताकि वो मैन को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है ना, तो इसके अलावा फॉर्मल एजुकेशन के खिलाफ थे, अलबत्ता वो एजुकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कोटेशन लिखी है जो रूसो ने ही कही। वो कहते हैं वंस it is demonstrated that men and women are not and should not be constituted the same, कि जो मैन एंड वुमन को सेम नहीं होना चाहिए either in character or in temperament, it follows that they should not have the same education। तो जिस तरह वो बात करते हैं कि उन्हें सेम एजुकेशन या फॉर्मल सेम एजुकेशन के खिलाफ है, तो यानी वो उसके अगेंस्ट आके बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि वुमन को एजुकेशन ज़रूरत है, लेकिन एज अ मदर एज अ जो वाइफ है उसके होनी चाहिए, इक्वालिटी की भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आता है मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट के आइडिया जो इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट थे। मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट कहती हैं कि वुमन वो जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, इक्वल एजुकेशनल राइट्स की बात करती हैं। वो कहती है कि एक जो सोशल एक्सपेक्टेशन है ना, वो उसको रिजेक्ट करती हैं, और वो कहती है कि जो एक फीमेल है ना, एक वुमन है, उसे भी सेम ही राइट्स मिलने चाहिए जस्ट एज मैन, क्योंकि वो भी सोसाइटी में उतना ही रोल प्ले करती है, उसकी भी रीजन, उसकी भी इंटेलेक्चुअलिटी उतनी ही है जितनी एक मैन की है। नो डाउट कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ के में जो मैन से है वो कम है, लेकिन उनकी इंटेलेक्चुअलिटी के बेस पे उन्हें जज किया जाना चाहिए। ठीक है, वो इसके बात करती है कि जो मैन और जो वुमन है ना, उसके पास सेम कैपेसिटी है लाइक मैन, और इसीलिए उन्हें इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा ये बात करते हैं कि ये जो रूसो कहते थे कि ये नेचुरल है, ठीक है ना, कि वो इन्फीरियर है, यस, वो कहते हैं ये नेचुरल नहीं है, ये सोशल कंस्ट्रक्टेड है, सोशल प्रेजुडिस है। और इसके अलावा मोनार्की, किंगहुड, प्रेजुडिस, ये जो सारे ही सोशल कंस्ट्रक्टेड आइडियाज़ है ना, ये उसकी बात करती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना थोड़ी सी फेमिनिज्म की, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इन फेमिनिज्म में आपको बताया हुआ है कि जो फेमिनिज्म के अंदर एक होता है वर्ड जेंडर का, सेक्स का, ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स। तो जो राइटर्स हैं ना, फेमिनिस्ट राइटर, वो ये कहते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ना, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं वो हमारे पास इंसान के कंस्ट्रक्टेड है, यानी गॉड ने ऐसे वर्ड्स नहीं बनाए कि हमारे लिए, फीमेल के लिए, लेकिन ऐसे वर्ड है जो सोसाइटी हमारे लिए कंस्ट्रक्ट कर लेती है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कुछ क्रिटिसिज्म लिखा है जो कि मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट जैसी कंट्रोवर्शियल राइटर्स को डिस्कस करने के बाद ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनके क्रिटिसिज्म को भी डिस्कस कर लें, क्योंकि क्रिटिसिज्म आ सकता है। क्रिटिसिज्म उन पर नेगेटिव भी किया गया और पॉजिटिव भी किया गया। बहुत सारे फीमेल राइटर्स ने भी, इवन के वुमेन ने भी उन पर क्रिटिसिज्म किया, ये कह के कि जो मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट है, जैसे सोसाइटी चल रही है उनके रूल्स और नॉर्म्स को क्यों तोड़ रही हैं, हालांकि फीमेल का साथ दे सकती है क्योंकि वो उन्हीं की फ्रीडम की बात कर रही हैं। नो, बट इस तरह नहीं हुआ। जो राइटर्स हैं उन्होंने इन्हीं के खिलाफ बात की। अब कुछ ऐसी राइटर्स हैं जैसे कि सुजैन बी एथनी और एलिजाबेथ कैडी, ये दोनों राइटर्स ने इनकी तारीफ की है। अब ये जो दोनों राइटर्स हैं ये इनसे इंस्पायर्ड भी थी, जैसे कि सुजैन बी एथनी कहती हैं प्रॉपर्टी वाज एसेंशियल फॉर वुमन, सॉरी वीमेन है, MEN वाला वीमेन होता है, फॉर वीमेन बिकॉज इट रिप्रेजेंटेड लिबर्टी एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, और फिर इसी तरह एलिजाबेथ कैडी कहती हैं इक्वल एजुकेशन मेक्स बेटर मैरिजेस बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ आर पार्टनर्स। ठीक है ना, वो कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ आर पार्टनर्स होते हैं। अब ये जो इसने कोटेशन की है ना एलिजाबेथ कैडी ने, इन्होंने इनका वर्क पढ़ा अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। उसके अंदर इसने जो मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट ने बेसिकली बात की थी कि जो ना एक वुमन की एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, ताकि अगर मर्द जो एक मैन है, अगर उसकी डेथ भी हो जाए, अगर ये वो बीमार भी हो जाए, मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट ये एग्जांपल देती है कि अगर उसकी डेथ हो जाए हस्बैंड की, कि वो बीमार हो जाए, तो फीमेल जो एक वुमन है वो इस अपनी अच्छी एजुकेशन की बेस पे, अपनी एम्प्लॉयमेंट की बेस पे वो इस काबिल होते हैं कि वो अपने बच्चों को पाल सके, उसके शाना बशाना, यानी शोल्डर टू शोल्डर वो खड़ी हो सके। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे दो कोटेशंस मैंने लिखी है मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट की ही है। वो कहती है लिबर्टी इज द मदर ऑफ वर्च्यू। ठीक है, फिर वो कहती है आई डू नॉट विश टू हैव पावर ओवर मैन बट ओवर देमसेल्व्स। ठीक है ना, यहाँ पे जो अब हम बात करें विंडिकेशन की ही, तो वो उसके अंदर यही कहती है, उन्होंने बात की है फीमेल की फ्रीडम की। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि जो मैन है
वो इस तरह है और मैंने इन्फीरियर होना चाहिए इस तरह। वो फीमेल के राइट्स की बात करती है, इसलिए वो ये खुद कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि जो फीमेल है एक वुमन को पावर ही हो जाए मैन पे, बल्कि मैं इक्वल राइट्स की चाहती हूँ। इवन कि उन्हें अपनी लाइफ पे तो खुद होना, अपनी लाइफ पे तो खुद कमांड होना, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि 18th सेंचुरी की जो सोसाइटीज़ थी ना, प्रेजुडिस स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी थी, जिसके अंदर फीमेल को जो कहा जाता था बस वो वही होती थी, यानी उसे ये इजाज़त नहीं थी वो इक्वल एजुकेशन हासिल कर सके, उसे इजाज़त नहीं थी वो रिलीजन की बेस पे, इंटेलेक्चुअलिटी रीज़न की बेस पे अपनी प्रेजुडिस खुद कर सके, अपने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कर सके। ये सारी ग्रोथ वगैरह ये सब कुछ बंद था। बस उसे क्या था कि उसने अपने आप को खूबसूरत बनाना है, मैन को अट्रैक्ट करना है बस, या जो एज अ वाइफ और एज अ मदर का रोल बनाना है, और इवन कि जो आगे जनरेशन टू जनरेशन अपनी डॉटर्स के अंदर भी यही इम्पोज करना है कि तुम्हारा रोल ये है और तुम्हारा रोल ये, बस ठीक है। So that's all for today's video lecture. In this video lecture I have tried my level best to cover women's writing, ठीक है। women's writing को basically हमने cover किया है। उसके इंट्रोडक्शन, हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है, और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बायोग्राफी हमने देखी, और उसके जो आइडियाज़ है यानी कंट्रास्ट, अगर आपको आ जाए कि राइट अ नोट ऑन द कंट्रास्ट या कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन आइडियाज़ ऑफ रूसो एंड मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट इन द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, तो आपने ये जो मैंने आपको बताया ना ये लिख देना है, क्योंकि ये मैंने जो सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं ना, ये मैंने इसी स्लाइड्स के अंदर ये मैंने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन से ही लिए हैं, ठीक है। रूसो के भी यही आइडियाज़ वो बताती हैं, पहले वो रूसो के सारे आइडियाज़ की बात करती हैं, फिर वो अपने आइडियाज़ की बात करती हैं। सो इन डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे रूसो और इसके आइडियाज़ को इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगी आपसे विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन के बारे में, और उसके अंदर हम उसके पहले 2 चैप्टर्स को देखेंगे जो सिलेबस में शामिल है, फिर उसके बाद हम इसकी कोटेशन को इन डिटेल उसके क्वेश्चंस को करेंगे जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखी तो इस सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर में जो चले वो सारे सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट में क्रिटिकल थ्योरी और इसके अलावा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में इंशाल्लाह जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। फ़लस्तीन के पीपल को अपनी बहुत खास दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।